नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल के बीच का तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान में इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल पर ईरानी मिसाइल स्ट्राइक्स में जो हुई उसके बाद से इस पूरे इलाके में जंग के हालात बन गए हैं। जंग के इस तनाव के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में नमाज पढ़ाई और एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा और दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कुरान के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। यही एक मास्टर स्ट्रोक उन्होंने चला। उन्होंने कहा कि मुसलमान अगर अल्लाह के बताए रास्ते पर चलेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। उस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल का जवाब दिया है और आगे भी जवाब दिया जाएगा। खामनेई का ग्रैंड मस्जिद से ये संबोधन इसलिए भी खास है क्योंकि करीब 5 साल बाद उन्होंने यहाँ आकर नमाज पढ़ाई और अपनी बात रखी है। इससे पहले जनवरी 2020 में वो इस मस्जिद में जुमे की नमाज को पढ़ाने के लिए पहुंचे थे। खामनेई ने कहा कि दुनिया भर में इस्लाम के दुश्मन इस तलाश में लगे हैं कि मुसलमान एक ना हो जाए और उन्हें कमजोर करने का फायदा उठाया जा सकता है। इस्लाम के ये दुश्मन फिलिस्तीन, यमन, लेबनान और हर जगह मुसलमानों के दुश्मन हैं। इजराइल पर निशाना साधते हुए खामनेई का कहना था कि मुसलमानों के इन दुश्मनों की कमांड एक ही जगह पर ही है और वहीं से सारी साजिशें होती हैं। इजराइल ने जो लेबनान पर हमला किया था जिसमें नसरल्लाह की मौत हुई थी, उसके बाद ऐसी खबर आई थी कि खामनेई को एक महफूज बंकर में पनाह दे दी गई है, पहुंचा दिया गया है इजराइल के खौफ से। लेकिन शुक्रवार को खामनेई पब्लिक प्लेस पर दिखे और हाल की घटनाओं और इजराइल ईरान के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों के एक हो जाने की खामनेई की अपील के बाद अब ये साफ हो गया है कि 1948 में जब इजराइल बना था तब उसके खिलाफ जंग का जो झंडा इजिप्ट ने उठाया था और उसके इर्द गिर्द बाकी मुसलमान देश शामिल हुए थे, चाहे वो जॉर्डन हो या सीरिया हो या बाकी अरब देश हो, अब वो झंडा ईरान उठा चुका है अपने हाथ में। इस इलाके के बाकी मुस्लिम देश या तो इजराइल के साथ दोस्ती कर चुके हैं या फिर बस बयानबाजी तक ही सीमित हैं। कोई ठोस कदम वो नहीं उठा रहे हैं फिलिस्तीन के हक में या इजराइल के पक्ष में। लेकिन ये ईरान ही है जो अमेरिका इजराइल के इस गठजोड़ के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड को लामबंद कर रहा है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि अमेरिका इजराइल की ये जोड़ी के खिलाफ ईरान की ये दुश्मनी हमेशा से नहीं थी, बल्कि एक वक्त तो ये था कि ये मुल्क आपस में एक पक्के दोस्त हुआ करते थे। और 1980 के दशक में ईरान और इराक के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इजराइल ने ईरान की काफ़ी मदद भी की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ऐसी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई और ईरान फिलिस्तीन की आज़ादी का सबसे बड़ा झंडाबरदार बन गया? इस सवाल का जवाब या इसका राज छुपा है 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति में, और इस क्रांति के बीच छुपे हैं 1950 के दशक की शुरुआत में। आपको संक्षेप में पूरा इतिहास बता देते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट के बाकी इलाकों की तरह ईरान में भी खनिज तेल और गैस के बड़े बड़े भंडार मौजूद हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना उसमें अमेरिका दुनिया का दरोगा बन गया और उसने मिडिल ईस्ट में इस तेल के भंडारों वाले इलाके में अपना प्रभुत्व जमाने, अपना इन्फ्लुएंस को बनाए रखने या उसको और जमाने के लिए काफ़ी कोशिश की और इस इलाके के बड़े देशों पर अपनी समर्थक सरकारें थी उनको बिठाया गया। इस इलाके में 2 बड़े देश हैं, सऊदी अरेबिया और ईरान। सऊदी अरेबिया की ईरान के साथ अमेरिका के साथ डील हो गई, लेकिन ईरान के साथ उसकी बात नहीं बनी। साल 1953 में अमेरिका की जो सीक्रेट सर्विस है CIA, उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर ईरान में जनता के वोट से डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए PM मोहम्मद मुसाद्दिक का तख्ता पलट करा दिया और जो पुराने राजा थे शाह रजा पहलवी, उनको ईरान के तख्त पर बैठा दिया। अमेरिका ने इस तरह की घटनाएं दुनिया के कई मुल्कों में की हैं जहां उन्होंने तख्ता पलट कराया है और ईरान इसकी नज़ीर थी। ईरान उसका पहला एक्सपेरिमेंट था जहां वो कामयाब हुआ था। और मोहम्मद मुसाद्दिक के अमेरिका खिलाफ क्यों था? क्योंकि मोहम्मद मुसाद्दिक ईरान के तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ईरान के ये तेल भंडार ईरान की आवाम के लिए, ईरान की सरकार के खर्चे के लिए यूज हो, ना कि इन पर ब्रिटिश या अमेरिकन कंपनी का आधिपत्य रहे।
इसी से अमेरिकी कंपनियों पर लगाम लग रही थी, लेकिन मोहम्मद मोसाद्देक को हटाकर तख्त पर उन्होंने जो रजा शाह पहलवी को बिठाया, उन्होंने अमेरिका को खुली छूट दे दी। साल 1979 तक ईरान में अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ अमेरिकी कल्चर भी जमकर फल फूलने लगा। लेकिन इसी बीच ईरानी आवाम के रूढ़िवादी तबके में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ रहा था और 1979 में ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई जिसे इस्लामिक क्रांति कहा गया। शाह रजा पहलवी ने की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका गया। 16 जनवरी 1979 को ईरान के शाह देश छोड़कर भाग गए और निर्वासन में जी रहे अयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया। वो एक धार्मिक नेता और 1 अप्रैल 1979 को ईरान को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया। बस यहीं से अमेरिका और ईरान के बीच में दुश्मनी का बीच पड़ गया। ये दुश्मनी तब और आगे बढ़ गई जब इस्लामिक क्रांति के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने तेहरान में मौजूद अमेरिकी दूतावास के 52 अमेरिकी नागरिक कर्मचारियों को 444 दिन तक बंधक बना के भी रखा। अमेरिका ने बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जिम कार्टर अपने लोगों को छुड़ा नहीं सके और उन्हें तभी रिहा किया ईरान ने जब जिम कार्टर चुनाव हार गए या जिम कार्टर की जगह रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन ईरान और अमेरिका की दुश्मनी बढ़ती चली गई। अमेरिका से दुश्मनी के चलते ईरान इजराइल का भी दुश्मन बन गया। हालांकि इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद अमेरिका के साथ साथ ईरान का एक और दुश्मन था और वो था उसका पड़ोसी मुल्क इराक। वहां के शासक सद्दाम हुसैन को डर था कि इस क्रांति का असर कहीं उनके मुल्क और उनकी सत्ता पर न पड़े, लिहाजा उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। ये जंग करीब 8 साल चली और इसमें कोई भी देश विजेता नहीं बना, लेकिन सद्दाम हुसैन इजराइल के भी दुश्मन थे। जंग के शुरुआती दिनों में जब सद्दाम हुसैन की सेना ईरान पर भारी पड़ रही थी, तब ईरान को मॉडर्न हथियारों की जरूरत शिद्दत से महसूस हुई और ईरान ने अपना एक डेलीगेशन इजराइल भेजा, जहां एक सीक्रेट डील भी हुई। नतीजा ये रहा कि 24 अक्टूबर 1980 को ईरान को स्कॉर्पियन टैंक, F4 फाइटर जेट्स के लिए 250 टायर भी मिले। दुश्मन देशों के बीच पर्दे के पीछे चल रहे इस डील की भनक जल्द ही अमेरिका को भी हो गई। दुश्मन देश यानी ईरान और इजराइल। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर थे। कार्टर प्रशासन ने इजराइल को आदेश दिया कि वो ईरान को हथियार सप्लाई ना करें, लेकिन कुछ ही महीनों में अमेरिका में सरकार बदल गई। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इजराइल ने रीगन एडमिनिस्ट्रेशन को ईरान की मदद के लिए तैयार कर दिया। ये तय हुआ कि अमेरिका सीधे ईरान को हथियार न भेजकर इजराइल के रास्ते से ही हथियार भेजेगा। अमेरिका के साथ ईरान की मदद तो हो रही थी, अमेरिका मदद कर तो रहा था, लेकिन ईरान इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। वजह ये थी कि अमेरिका ने जो हथियार ईरान को बेचे थे या बेचने की मंजूरी दी थी, वो ऐसे नहीं थे कि इस पूरी जंग का रुख बदल दे, बस वो ईरान की फौज के सर्वाइवल के लिए ही सफिशिएंट थे। तभी इजराइल ने अपनी जासूसियों को काम पर लगाया। इजराइल के जासूसों ने फर्जी कंपनी बनाई, ईरान को हथियार दिलाए। हालांकि बाद में एक खबर सबके सामने भी आई, इजराइल ने न सिर्फ ईरान को हथियार दिलवाए बल्कि इराक पर हमला भी किया एक साइड से, जिसके लिए उसकी अमेरिका तक ने आलोचना की थी उस वक्त। लेकिन जंग खत्म होने के बाद और आगे चलकर इराक से सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने के बाद हालात फिर से बदल गए। राजनीति के शतरंज के मोहरे फिर से बदल गए। इजराइल ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया और अब जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं और पूरे पश्चिम एशिया में एक बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।